हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के गणित के अंतर्गत अध्याय 8 चतुर्भुज क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे चतुर्भुज क्या होता है। तो हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि रेखा गणित की जननी बिंदु है। क्या है? बिंदु है। बिंदु जब चलने लगा, बिंदु के चलने से जो रास्ता बना यह रेखा कहा गया। क्या कहा गया? रेखा कहा गया। जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट दी या एक ही बिंदु से दो रेखाएं जब चलना प्रारंभ की तो यह कोण बन गया या कोण बन गया। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ की तो जो यह कोना बना है इसे कोण कहा गया। जब दो रेखाएं यहाँ एक रेखा और इसको काट दी, यानी जब तीन रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट दी तो एक बंद आकृति बन गई, इसको त्रिभुज कहा गया। क्या कहा गया? त्रिभुज कहा गया। उसी तरह से जब चार रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जो बंद आकृति बन रही है, इसे चतुर्भुज कहा गया। क्या कहा गया? चतुर्भुज कहा गया। अब आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं किसी समतल पर। अब देखिए, चतुर्भुज की परिभाषा है किसी समतल पर चार सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। देखिए, आपको रटना नहीं है, न याद करना है, सिर्फ समझना है और सीखना है। अब जमाना वो लग गया है जिसमें अध्यापक पढ़ाते थे। अब आपको पढ़ाना नहीं है, आपको सिखाना है। आप सीखिए। क्या? किसी समतल पर चार सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। या यूं कहिए, किसी समतल पर चार बिंदु दिए हों जो असंरेख हों। किसी समतल पर चार बिंदु दिए हों जो असंरेख हों तो उनको क्रम से मिलाने पर जो आकृति बनती है इसे चतुर्भुज कहा जाता है। ध्यान है, क्रम से मिलाना है। ये नहीं कि इसको इससे मिला दीजिए, फिर इससे इसको, फिर इसको, तब चतुर्भुज नहीं होगा। क्रम से मिलाना होगा। क्या? किसी समतल पर यदि चार बिंदु संरेख न हो तो उनको क्रम से मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, आप सीख चुके होंगे। किसी समतल पर चार सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब आप चतुर्भुज जान गए। अब देखिए, ये समतल है। देखिए, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। देखिए, ये सब चतुर्भुज है। देख रहे, चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। देखिए, ये भी चतुर्भुज है। इसमें भी चार भुजा, 1 2 3 4 चतुर्भुज है। कई रूप के चतुर्भुज है, तो सबको चतुर्भुज कहा जाएगा। ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है।
तब केवल एक चतुर्भुज कहने से हम किसको देखेंगे? अगर चतुर्भुज कह दिया जाए चतुर्भुज है तो इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, या इसको मानेंगे। तो इन समस्याओं को समझने के लिए या इनसे दूर हटने के लिए हमने क्या किया? चतुर्भुज को कई प्रकार में बांट दिया गया। तब आइए हम देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। देखिए लिखा हुआ है चतुर्भुज के प्रकार। समलंब, दूसरा है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, तीसरा है सम चतुर्भुज रम्बस, और चौथा है आयत रेक्टेंगल, पांचवा है वर्ग स्क्वायर, छठवां है उत्तल चतुर्भुज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और सातवां है अवतल चतुर्भुज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, और आठवां है पतंग या पतंगाकार चतुर्भुज यानी काइट। अब इन सब का हम आकृति बनाना सीखते हैं और इन सब की परिभाषा जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ, आप ये ध्यान रखिएगा, आप लकीर का फकीर न होइएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप पहला समलंब ही लिखें, जो है आपके दिमाग में आ जाए आप इसमें से किसी को भी पहला लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला है समलंब। क्या है? समलंब, ट्रेपेजियम। समलंब किसे कहते हैं? अब आइए देखिए, एक चतुर्भुज देखिए इस तरह से है, यह दोनों रेखाएं समानांतर हैं और इसको इस तरह से मिला दिया गया, इसको इस तरह से मिला दिया गया। ये समानांतर नहीं है, इसे समलंब कहा गया। क्या कहा गया? समलंब। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, ये चतुर्भुज है, इसमें एक जोड़ी भुजाएं समानांतर हैं और शेष एक जोड़ी भुजाएं समानांतर नहीं है। इस प्रकार के चतुर्भुज को समलंब कहा जाता है। अब क्या परिभाषा होगी? ऐसा चतुर्भुज, देखिए सीखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो और शेष एक जोड़ी भुजाएं समांतर न हो, उसे समलंब कहा जाता है। तो आइए लिख लेते हैं। क्या? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो और शेष एक जोड़ी भुजाएं समांतर न हो, समलंब कहलाता है। समलंब कहलाता है। अब आपको याद हो गया होगा। क्या? ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो और शेष एक जोड़ी भुजाएं समांतर न हो, समलंब कहलाता है। अब देखिए दूसरा है समांतर चतुर्भुज। अब देखिए, समलंब समांतर में बहुत थोड़ा सा अंतर है। दूसरा है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। अब देखिए इसमें क्या है, एक यह समांतर रेखा है, यह एक समांतर रेखा है। ये दोनों आपस में क्या है? समांतर रेखाएं हैं। एक रेखा देखिए ये है, ये भी इसके समानांतर है। दिख रहा है ना? यह समानांतर इसके है और यह समानांतर इसके है।
तब इसे समांतर चतुर्भुज कहा गया। तब इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उनसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो लिख लीजिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। याद हो गया होगा? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। मान लीजिए यही चतुर्भुज है ए बी सी डी, दिख रहे हैं? अब क्या है? ए डी समानांतर है बी सी और ए बी समानांतर है डी सी। यही शर्त है। क्या? समांतर चतुर्भुज की परिभाषा ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने अगर आप नहीं कहते हैं तो आप कह सकते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर है, तीसरा है समचतुर्भुज। क्या? समचतुर्भुज। तीसरा है समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज, सम का मतलब होता है बराबर। ऐसा चतुर्भुज, देखिए इस तरह से, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। देखिए बनाने में थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, उससे आप घबराइएगा नहीं। अब यही चतुर्भुज है ए बी सी डी। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। क्या? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो कैसा कहलाएगा चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। तो परिभाषा लिख लीजिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं या सभी भुजाएं लिख सकते हैं, चारों भुजाएं या सभी भुजाएं आपस में बराबर हों उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। सम चतुर्भुज कहते हैं। अब आपको आ गया होगा। क्या? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, यही चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें ए बी बराबर बी सी, यह बराबर है बी सी, और बी सी बराबर है सी डी, और सी डी बराबर है डी ए, यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। इस तरह से इसे क्या कहा गया? सम चतुर्भुज। अब चौथा देखते हैं। चौथा है आयत, रेक्टेंगल। चौथा है आयत। अब देखिए आयत की क्या परिभाषा होगी। अब देखिए इस तरह से एक रेखा यह है, एक रेखा यह है। अब देखिए
देखिए थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, इस तरह से छोटा बड़ा नहीं दिखना चाहिए। ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, दिख रहे हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है, यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है और यह कोण 90 अंश है, यह कोण 90 अंश है, यह कोण 90 अंश है, यह कोण 90 अंश है। क्या है, ऐसा चतुर्भुज, देखिए परिभाषा आप समझिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। आइए लिख लेते हैं, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की, लिखिए या सम्मुख भुजाएं, जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर हों, बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं, उसे आयत कहते हैं। अब देख लीजिए क्या है इसमें, ए डी बराबर बी सी और ए बी बराबर डी सी, और क्या है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर है 90 अंश। ये आयत की परिभाषा हो गई। अब आप ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज भी यह है। समांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। या समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज भी है। क्या है, यह समांतर चतुर्भुज भी है। अब चौथा हो गया। अब आ जाइए पांचवा। पांचवा है वर्ग, स्क्वायर। पांचवा है वर्ग। अब देखिए वर्ग का क्या चित्र होगा, इस तरह से मान लीजिए यह पी क्यू आर एस, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण कितना है, 90 अंश है। प्रत्येक कोण 90 अंश है और सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तब क्या परिभाषा इसकी होगी, ऐसा चतुर्भुज, या ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं या सभी भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो, समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब देखिए क्या है, इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। क्या, पी क्यू,
पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, और चारों कोण बराबर है। कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S बराबर 90 अंश। अब आप ध्यान दीजिएगा, यह वर्ग के साथ साथ सम चतुर्भुज भी है। सम चतुर्भुज की क्या परिभाषा है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, उसमें कोण का प्रतिबंध नहीं है। इसमें कोण का प्रतिबंध है, इसमें प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए, तब वर्ग कहा जाएगा। यदि समकोण नहीं है, सिर्फ चारों भुजाएं बराबर हैं, तब यह क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज। इस समय यह सम चतुर्भुज भी है और वर्ग भी है। चलिए अब आ जाइए छठवां। देखिए यही मुख्य रूप से 5 ही हैं, और जो शेष अन्य चतुर्भुज है यह अभी अभी हाल ही में यह निकाला गया है। छठवां है उत्तल चतुर्भुज। छठवां है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज। अभी तक हम लोग जितने चतुर्भुज पढ़े वे सभी उत्तल चतुर्भुज रहे। कोई भी आप चतुर्भुज बना लिए, यह क्या है? उत्तल चतुर्भुज है। नाम दे लीजिए ए बी सी डी। यह उत्तल चतुर्भुज क्यों है? देखिए इसके चारों शीर्ष उठे हुए हैं, इसलिए उठल चतुर्भुज। चारों शीर्ष इसके उठे हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? उत्तल चतुर्भुज। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो, उसे उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो, उसे उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। यह उत्तल चतुर्भुज है, इसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम है। अब आ जाइए, अगला है 7वां अवतल चतुर्भुज कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल अवतल चतुर्भुज। 7वां है अवतल चतुर्भुज। अब देखिए इसका चित्र क्या होगा। एक देखिए इस तरह से है, और यहाँ एक इस तरह से बना दिया गया। अब देखिए यही है ए बी सी डी। 4 भुजाएं हैं, देखिए 1 2 3 4 भुजाएं हैं इसमें। अब देखिए यह कोण तो 180 अंश से कम है, यह कहिए न्यून कोण है, यह भी न्यून कोण है, यह भी न्यून कोण है, लेकिन यह कोण देखिए 180 अंश से अधिक है। तब इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई एक कोण 180 अंश से अधिक हो, या ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई एक कोण 180 अंश से अधिक हो, उसे अवतल चतुर्भुज कहते हैं। अवतल चतुर्भुज कहते हैं। देखिए है यह कोण C कितना है? 180 अंश से अधिक है। या यह कहिए ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई एक शीर्ष
दबा हुआ हो उसे अवतल चतुर्भुज कहते हैं। अब लास्ट में है पतंगाकार चतुर्भुज या पतंग। पतंग आप लोग उड़ाए होंगे। देखिए पतंग की क्या परिभाषा होगी, क्या है, 8वां है पतंग, काइट। अब देखिए इसकी क्या परिभाषा होगी, चित्र देख लीजिए इस तरह से। इसकी क्या विशेषता है, मान लीजिए यह ABCD। अब इसमें होता क्या है, आसन्न भुजाएं जो है या संलग्न भुजाओं की एक जोड़ी आपस में बराबर होती है। यह इसके बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तब इसे कहते हैं क्या, पतंग या पतंगाकार चतुर्भुज। अब इसकी क्या परिभाषा होगी, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें, या कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म, जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म, देखिए यह आसन्न भुजाओं के युग्म है और यहाँ ए आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हो, युग्म बराबर हो, तब क्या कहते हैं, वह चतुर्भुज पतंग कहलाता है। युग्म बराबर हो तो वह चतुर्भुज पतंग कहलाता है, पतंग कहलाता है। अब देख लीजिए इसमें क्या है, AB बराबर है AD और BC बराबर है DC, इसलिए यह चतुर्भुज किस प्रकार का है, चतुर्भुज पतंगाकार चतुर्भुज या पतंग कहिए। क्या इसकी परिभाषा है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म, देखिए यह आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हो, युग्म माने जोड़ा, एक आसन पर दो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हैं और इस आसन पर दो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या कहे जाएंगे, पतंग या पतंगाकार चतुर्भुज। अब हम चतुर्भुज के प्रकार जान गए, सीख चुके हम लोग। अब आइए देखते हैं चतुर्भुज की विशेषताएं। क्या चतुर्भुज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से गुण हैं। चतुर्भुज की विशेषताएं, अब देखिए चतुर्भुज है यही ABCD, ये चतुर्भुज है। अब आप देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है। क्या पहली विशेषता है, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी भुजाएं हैं, AB, BC, CD, DA। हमेशा ध्यान रहे क्रम से लिखना है। क्या AB, BC, CD ऐसे नहीं लिखना है, ACBD तो गलत हो जाएगा। क्या करना है, क्रम से लिखना। आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो भी ठीक है, BC, CD, DA, AB। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे CD, DA, AB, BC,
सी डी, चाहे जहां से लिखिए क्रम से लिखिए। अब चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, हो गया। दूसरा है चतुर्भुज को 4 अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको आप लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD, या अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो हो जाएगा चतुर्भुज BCDA, या आप यहाँ से शुरू करते हैं तो हो जाएगा चतुर्भुज CDAB। कहीं से आप शुरू करिए, लेकिन क्रम से लिखिए इसको। इस क्रम में लिखिए, चाहे इस क्रम में लिखिए, लेकिन क्रम में लिखिए। यदि इसका एक क्रम बदल गया तो गलत हो जाएगा। ठीक। अब नंबर 3 है चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। क्या? चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। अब कौन कौन शीर्ष हैं? शीर्ष A B C D। अब शीर्ष किसे कहते हैं? जहां चतुर्भुज की 2 भुजाएं आपस में मिलती हैं, उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। जहां चतुर्भुज की 2 भुजाएं आपस में मिलती हैं, उस बिंदु को चतुर्भुज का शीर्ष कहते हैं। और एक चीज जान लीजिए, चतुर्भुज के आमने सामने वाले शीर्ष को सम्मुख शीर्ष कहते हैं। अब सम्मुख शीर्ष क्या है? सम्मुख शीर्ष A और C है। यहाँ क्या है? B और D है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। ठीक। अब आ जाइए नंबर 4। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 कोण। अब देखिए, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। अब ध्यान रखिए, यदि कोण A का पूरा नाम लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? कोण BAD, या आप इसे लिख सकते हैं कोण DAB। यह ध्यान रखिए, जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को सदैव बीच में लिखते हैं। देखिए, A पर कोण बना, ये यहाँ बीच में है, यहाँ बीच में है। ठीक। इसी तरह से अगर B को लिखना होगा, कोण ABC लिखिए या CBA लिखिए। उसी तरह अगर D को लिखना है तो ADC लिखिए या CDA लिखिए। और एक चीज जान लीजिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। या चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। कितना होता है? चारों कोणों का योगफल कितना होगा? 360 अंश। यानी कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। चलिए अब आगे चलते हैं। 4 पॉइंट हो गया। अब 5वां है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। 5वां नंबर है, चतुर्भुज में
दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। कौन कौन विकर्ण हैं? विकर्ण AC और BD। देखिए विकर्ण है AC और यह है BD। ये क्या है? विकर्ण है। अब विकर्ण किसे कहते हैं? चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। क्या? चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। अब क्या हो गया? चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। ठीक। अब आ जाइए अगला नंबर 6। चतुर्भुज में चार बाह्य कोण या बहिष्कोण होते हैं। क्या? चतुर्भुज में चार बहिष्कोण होते हैं। अब देखिए कौन कौन होते हैं। ये मान लीजिए चतुर्भुज है। अब इसमें एक नियम है, ध्यान दीजिएगा। यदि इस रेखा को बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। इस रेखा को आप इधर बढ़ा दिए, मान लीजिए X तक। अब इसको इधर बढ़ाएं तो इधर नहीं बढ़ाना है। अब इसको आप इधर बढ़ा सकते हैं, यहाँ K तक। आप इसको एक ही तरफ बढ़ाना, अब इसको इधर बढ़ा दीजिए, यहाँ मान लीजिए L तक बढ़ा दीजिए। अब इसको इधर बढ़ा देना है, मान लीजिए M तक। तो जो ये कोण बन रहे हैं, ये इसके क्या कहलाएंगे? बहिष्कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बहिष्कोण कहलाएंगे। इस तरह से चतुर्भुज में चार बहिष्कोण होते हैं और चारों बहिष्कोणों का योग, चारों बहिष्कोणों का योग 360 अंश होता है। ध्यान रखिएगा, अंतःकोणों का योग भी 360 अंश होता है और बहिष्कोणों का योगफल भी 360 अंश होता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए इस कोण का नाम देना है, ये हो जाएगा कोण LAD। देखिए इस कोण का नाम, फिर धन यह कोण हो जाएगा MDC, कोण MDC, यह हो गया। अब इस कोण का नाम XCB, कोण XCB, धन इस कोण का नाम KBA, कोण KBA बराबर 360 अंश। यह याद रखिए, चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योगफल भी 360 अंश होता है। अब जो शेष चीजें हैं, अब अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।